अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा कि आप जानते हो इंडिपेंडेंस की टाइम में हम इसकी प्रॉपर कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्चुअली में कंडीशन क्या क्या थी, ठीक है। कंडीशन क्या क्या थी एग्रीकल्चर की? एग्रीकल्चर में बच्चों स्टैग्नेशन था, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बोल लो या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बोल लो। मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी है हमारी। इन सारी कंडीशंस की वजह से आप जानते हो क्या कंडीशन थी? एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, ये कंडीशन थी हमारी, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया था, ठीक है। तो यही सारी कंडीशंस को हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या किया? हम लेके आए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या है? जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। सिंस आप जानते हैं कि आज भी मेजर पार्ट इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस के टाइम तो बच्चों करीबन 70% लोग थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो इसीलिए हम लेके आए लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स में हम बेसिकली 4-5 रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें इकोनॉमी में अच्छे से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया, क्योंकि मेजरली इकोनॉमी में यही लोग एम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो पहला हम क्या बात करते हैं? चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। अभी एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लैंड सीलिंग, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारी इसमें हमने डिस्कस करी थी। चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग, चेंज इन ओनरशिप। आप जानते हैं कि पहले टाइम में क्या होता था, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले में क्या होता था कि जमींदार होते थे, ठीक है। जमींदार क्या होते थे बच्चों? जमींदार ओनर हुआ करते थे, और जो बाकी लोग होते थे वो टिलर्स हुआ करते थे। टिलर्स के पास ओनरशिप राइट्स नहीं होते थे। वो क्या करते थे? जमींदार से क्या जमींदार की जमीन पे काम करते थे। एक छोटा सा हिस्सा खाने के लिए अपने लिए उनको बचता था, जो कि उनकी सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन में ही खर्च हो जाता था। बाकी मेजर हिस्सा जमींदारों के पास चले जाता था, ठीक है। उससे क्या होता था? ना तो उनको प्रॉफिट हुआ, अपने खाने का ही पैसा होता था, बचा कुछ अगर थोड़ा बहुत पैसा बच भी गया तो जमींदार की जमीन पे काम करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वही चीज थी, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था बच्चों शेयर क्रॉपर्स का या टेनेंट्स का, जो लोग काम करते थे। तो इसी चीज को हटाने के लिए सरकार ने क्या किया? ओनरशिप को चेंज करना शुरू किया, ओनर्स को चेंज करना। ओनरशिप में क्या किया? चेंज किया। ओनरशिप में चेंज का मतलब अब क्या है? टिलर्स को, ठीक है, या जो काम कर रहे हैं उनको बच्चों ओनर बना दिया गया, ठीक है। एक तरीका ये करें, इससे क्या होगा कि लैंड का जो कंसंट्रेशन है कुछ ही हाथों में ना रहे, कुछ हाथों में ना रहे, यही हम चाहते थे कि ऐसा ना हो। तो पहली यही चीज है, ठीक है। अब सेकंड है बच्चों अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब है कि पहले क्या होता था कि जब सरकार काम करती थी तो ऐसा सिस्टम होता था कि जमींदार की जो टिलर्स हैं उन्होंने काम किया, ठीक है। टिलर्स को जमींदार को कुछ शेयर पहुंचाया, जमींदार क्या करते थे? वो शेयर्स आगे सरकार को पहुंचते थे। तो जो इंटरमीडियरीज थी, बीच में बिचौलिया का काम जो जमींदार कर रहे थे, वो भी गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिया। और अब जब उनको एलिमिनेट कर दिया तो डायरेक्टली उनको ओनरशिप राइट्स दिए गए। आप जैसे कि जानते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनने लगा गवर्नमेंट के बीच में और टिलर्स के बीच में, ठीक है। तो सेकेंड ये था। तीसरा था बच्चों इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंसेंटिव्स देने लगी सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इंसेंटिव्स देने लगी सरकार इन्वेस्ट। थर्ड बच्चों आता है हमारा इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इंसेंटिव्स में क्या आ रहा है कि जो टिलर्स हैं उनको क्या मिला? ओनरशिप राइट मिला। तो जब उन्हें ओनरशिप राइट मिला तो ओनरशिप राइट में क्या होगा कि वो ओनर्स मिल गए। ओनर मिल गए तो वो क्या करेंगे? उनको प्रॉफिट को बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। कैसे? वो क्या करेंगे कि जब वो लैंड पे प्रोड्यूस करेंगे तो उनके पास सफिशिएंट होगा अपने लिए भी और बेचने के लिए भी, क्योंकि अब उनको किसी और को देना नहीं। तो वो क्या करेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। दे विल हैव एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा,
ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो उनको प्रॉफिट नहीं था, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करते भी थे तो मेजर बेनिफिट जमींदार ही ले जाते थे। अब क्या है, सिंस उन्हें ओनर्स बना दिया गया है तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उनको ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है। फिर आता है एक बच्चों, लास्ट आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में बच्चों हमने क्या किया कि हमने लैंड सीलिंग की बात कर रहे हैं। लैंड सीलिंग में बच्चों हमने क्या किया, हमने एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा आप लैंड को होल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। इससे क्या हो गया कि फ्यू हैंड्स में नहीं रहे लैंड। ठीक है, कंसंट्रेशन ना हो लैंड का कुछ ही हाथों में, इसलिए हमने लैंड को सीलिंग कर दिया कि इतने से इतना लैंड ही आप ओन कर सकते हो, उससे ज्यादा आप लैंड ओन नहीं कर सकते। पर बच्चों ये जो सारे मेजर्स आए ना, दो हमने बहुत ही अच्छे मोटिव्स है, स्टिल इनमें लूप होल्स लोगों ने ढूंढ ही लिए। बिग जमींदार ने क्या किया, उन्होंने क्या ढूंढे, लूप होल्स ढूंढ लिए बच्चों। लूप होल्स कैसे ढूंढे उन्होंने सिस्टम में, उन्होंने क्या किया कि सरकार ने कहा था कि जैसे कुछ एक फिक्स टाइम कर दिया कि अगर कोई 10 साल कोई टिलर एक लैंड पे काम कर रहा है तो वो लैंड राइट्स उसके में होंगे। तो जमींदार ने क्या किया, इनका लूप होल निकालना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि उनको ना भगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम काम करा है, फिर उन्होंने कोई ना कोई बहाना देके उनको ओनरशिप राइट्स लेने नहीं दिया, उन्होंने भगाना शुरू किया। उन्होंने कहा, और दूसरा हमने क्या किया, वो कहते थे कि हम खुद वी आर सेल्फ कल्टिवेटर्स। जमींदार खुद क्या बने, कौन बना ये सेल्फ कल्टिवेटर, जमींदार। जमींदार ने कहा कि हम खुद ही उगाएंगे, खुद ही चीजें करेंगे, खुद ही सेल्फ कल्टिवेट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक लूप होल तो ये ढूंढा। ठीक है, भगाना शुरू कर दिया, खुद को सेल्फ कल्टिवेटर्स डिक्लेयर कर दिया। दूसरा बच्चों, लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उन्होंने क्या शुरू करा, उन्होंने क्या किया, सब पे ना वो केस कर देते थे। वो क्या करते थे, डिले करवा देते थे इंप्लीमेंटेशन में। जिसकी वजह से बच्चों उन्हें ही ज्यादा बेनिफिट रहे। वो क्या करते थे, और क्या करते थे, अपने जो आसपास के रिश्तेदार होते थे उनके नाम लैंड कराते थे, क्योंकि सीलिंग एक्ट के अंडर तो आप ज्यादा लैंड ओन ही नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एक फिक्स लिमिट आपकी सेट कर दी। तो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। दूसरा क्या है, कोर्ट्स के थ्रू जाके उन केसेस को लड़ने लगे ताकि डिले हो जाए, उनकी जमीन उन्हीं के पास रहे, टिलर्स को कुछ भी ना मिले। तो ये सारे लूप होल्स है, बट स्टिल इनके थ्रू मोर देन मतलब कई लाखों लोगों का, कई लाखों फार्मर्स का बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों हमारी इकोनॉमी में क्या हुई है, सरप्लस प्रोडक्शन। बच्चों इस पॉइंट को याद रखिए, सरप्लस प्रोडक्शन। बच्चों सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है कि इट इज नथिंग बट कि सरप्लस है। ठीक है, सरप्लस की बात करें, सरप्लस में सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो है ही है, बट सरप्लस भी अवेलेबल है टू बी सोल्ड। मतलब सेल करने के लिए भी आपके पास अनाज है, क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हुआ है, टिलर्स को बेनिफिट हुआ है, उन्होंने ज्यादा उगाया है, तो इसीलिए सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से सेल्फ कंजम्पशन और सेलिंग में भी फायदा हुआ है। ठीक है, तो यही बेनिफिट था इन सारे रिफॉर्म्स का। स्टिल आपको पता है लूप होल्स तो आई जाते हैं, गवर्नमेंट कितना ही ट्राई कर ले, हम लाते रहते हैं बेनिफिट्स। स्टिल आप जानते हैं कि बेनिफिट्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट लाती रहती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज का प्रोवाइड करती है या फिर और इंसेंटिव्स देती है ताकि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करा जाए। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बच्चों आप ये बता सकते हो मुझे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई कि हमें ये HYV सीड्स जो कि हम कहते हैं, अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, उनकी जरूरत पड़ गई। ठीक है, पहले बात करते हैं कंडीशन ऑफ इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी? पहले लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, दूसरा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तीसरा मॉनसून इकोनॉमी थी हमारी,
मॉनसून डिपेंडेंट थे हम, और इरिगेशन नहीं था, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जैसे ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर, सीड्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी में कंडीशन थी, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो आप क्या मतलब क्या होगा, अल्टीमेटम क्या होना है इसमें? इन सारी कंडीशंस की वजह से बच्चों हमारी इकोनॉमी में आई थी फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब है भूखमरी। इतना अनाज था ही नहीं कि सबको प्रोवाइड कर सके, तो इसी चीज से, और हम क्या करते थे, अगर नहीं होगा तो इंपोर्ट करते थे। किससे? यूएसए से हम इंपोर्ट करते थे। वीट के मेजर इंपोर्ट करते थे हम यूएसए से, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फूड नहीं था। तो इसीलिए हमारे लिए एमएस स्वामीनाथन हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन। आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों नथिंग बट refers to the large increase in the production of the food grains due to the use of the HYV seeds. HYV का मतलब है बच्चों हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब वो ज्यादा प्रोडक्शन देंगे सेम अमाउंट ऑफ सीड्स के साथ। ठीक है, तो स्पेशली ये चीज हमारी वीट और राइस में यूज करी, जिनकी प्रोडक्शन मल्टीप्लाई हो गई, कई गुना मल्टीप्लाई हो गई, और हमने जो यूएसए से हम इंपोर्ट्स लिया करते थे वो खत्म हो गया, और उल्टा बच्चों हमारे पास क्या होने लगा? सरप्लस। और आज भी आप जानते हैं आज हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है? हमारे पास इतना सरप्लस है कि हमने क्या मेंटेन कर रखे हैं? बफर स्टॉक्स। मतलब अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है तो भी हमारे पास अनाज का प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल है हमारी बफर स्टॉक्स में। ठीक है, ये कौन लेता है बफर स्टॉक्स? आपको एक फैक्ट भी बता देती हूँ, FCI। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द यूज ऑफ द HYV सीड्स, बट बच्चों यूज ऑफ HYV सीड्स अकेले नहीं, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? फर्टिलाइजर्स चाहिएंगे, आपको पेस्टिसाइड्स चाहिएंगे, और आपको करेक्ट क्वांटिटी में पानी की अवेलेबिलिटी, करेक्ट क्वांटिटी में आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड और वाटर की अवेलेबिलिटी, ये इसके प्रेक्विजिट्स हैं। तो ये आप होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फेजेस क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन की। हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, फिर अब हमने कैसे डील करा ग्रीन रेवोल्यूशन से। पहला फेज बच्चों मिड 1960s टू मिड 1970s। ठीक है, 1960s से 1970s में फर्स्ट फेज आया ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसमें क्या हुआ? HYV सीड्स जो था, आप जानते हो जैसे भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो ऑब्वियसली हर कोई तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनके पास पैसा है वो ही नई टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वही चीज़ पहले फेज में ही हुआ। जो रिच लोग थे, रिच फार्मर्स थे, जिनके पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी थी, मतलब प्रॉपर फंड्स थे और प्रॉपर लैंड था, उन्होंने सबसे पहले HYV सीड्स को यूज किया। तो इट्स यूज वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु। यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया गया, और इसका ज्यादातर बेनिफिट वीट ग्रोइंग रीजन्स को हुआ। नॉर्दर्न रीजन्स को बच्चों बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज बच्चों है मिड 1970s से लेके मिड 1980s के बीच में फेज। अब क्या है? HYV सीड्स, अब जैसे जैसे ये क्या है टेक्नोलॉजी, सीड्स की अवेलेबिलिटी और जगह फैलने लगी तो और लोगों ने इनका बेनिफिट उठाना शुरू किया। इसकी वजह से इंक्रीज और सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। सरप्लस का मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सरप्लस में हमारी दो चीज होती है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अवेलेबल है और सेल के लिए भी अवेलेबल है।
ठीक है, जब सरप्लस कंजम्पशन होगा तो इसमें क्या होगा, इसका एक फायदा और होता है बच्चों, अगर जब सरप्लस प्रोडक्शन है तो सबको एक जगह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्या करते हैं कि बाकी लोग और जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर अवेलेबिलिटी, जैसे कुछ फार्मर्स ने काम ले लिया कि हम लोग खाना उगाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, बाकी सिटीज और टाउन्स में भी वो अवेलेबल करवाएंगे, जिससे बाकी लोग दूसरे सेक्टर्स में एंटर कर सके और काम कर सके। पर क्या आप जानते कि ऐसी कंडीशन क्या प्रिवेल करी? ऐसी कंडीशन प्रिवेल नहीं करी, यही दुख की बात है, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, वो जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर में, उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर। बट फायदा एक है कि सरप्लस प्रोडक्शन हो गई, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए, हमारे पास प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं बच्चों चैलेंजेस क्या है। देखो, कोई भी चीज के पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के चैलेंजेस क्या थे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिस्पैरिटीज बिटवीन बिग एंड स्मॉल फार्मर्स। इंक्रीजिंग डिस्पैरिटीज क्यों होंगी? क्योंकि आप बेसिकली जानते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही इसका यूज करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो सस्ते नहीं आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, तो इसलिए बड़े फार्मर्स ज्यादा यूज कर पाते थे उनको, जिनके पास प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी थी वो ज्यादा यूज कर पाते थे, इसीलिए डिस्पैरिटीज बढ़ने लगी। HYV crops were more prone to pest attack leading to huge loss to farmers। क्योंकि ज्यादा पेस्ट अटैक के लिए प्रोन होते हैं HYV सीड, इसीलिए क्या है, फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस भी उठाना पड़ा। देन however हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू टैकल सच चैलेंजेस। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन्स देना शुरू किया उन्होंने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। दूसरा, सब्सिडी देना शुरू कर दिया फर्टिलाइजर्स को। अगर फर्टिलाइजर्स को हम लोग सस्ता कर देंगे तो इंसेंटिव रहेगा, फार्मर्स इनको यूज कर पाएंगे, सरप्लस प्रोडक्शन और जनरेट कर पाएंगे, उनकी इनकम मैक्सिमाइज हो पाएगी, डबल हो पाएगी, जैसा कि हमारा गोल भी है, हमारा डबलिंग फार्मर्स इनकम का हमारा इकोनॉमी में जो गोल है। तो आई होप आपको ये चैलेंजेस क्लियर होंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे।